आपने इस किताब के बारे में सुना ही होगा। ये किताब जो है अभी आपको उल्टी नज़र आएगी, और ये अच्छी ही बात है कि ये उल्टी नज़र आ रही है आपको, क्योंकि सामने वाला फ्रंट वाला कैमरा अभी चालू है। ये डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की किताब है, जो हम यहाँ मेरे ऑफिस में जो भी लोग आते हैं उन सभी लोगों को हम ये किताब दिखाते हैं और बताते हैं कि आपके बच्चों के साथ ये वैसलीन जो है, मतलब वैसलीन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, स्पेलिंग आपको मालूम ही है, VACCINE, तो उसको हम वैसलीन ही बोलते हैं, क्राइम रिपोर्ट। और जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं तो इस किताब को उससे पहले ज़रूर पढ़ लें। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अपने बच्चे को कोई भी वैक्सीन नहीं लगवानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। हम ये कह रहे हैं कि आप जब भी अपने बच्चे को कोई भी वैक्सीन लगवाने जाएं तो ये डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की किताब ज़रूर पढ़ लें। उससे पढ़ने के बाद तय करें कि आपको अपने बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन्स कब कब लगवानी है, या मतलब किस तरह से आपको बिहेव करना है। वो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने लगवानी है कि नहीं लगवानी है। वो अभी मुश्किल से स्ट्राइक हटी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 24 नवंबर तक ये स्ट्राइक ना लगे दोबारा, और हम लोग पूरी बात आप सब लोगों को पहुंचा सके, आप सब लोगों तक पहुंचाते रहें जब भी कोई ज़रूरत पड़े। और ये कम्युनिकेशन का हमारे पास एक ही साधन है। दूसरे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो बहुत से न्यूज़ चैनल्स डिमांड करते हैं कि हमें बात पहुंचाने के लिए यदि आप कोई मैसेज दोगे तो वो हम आपको ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा नहीं दे सकते, तो उसके लिए सॉरी। एंड मैं उनकी मजबूरी को भी समझता हूँ, आप सब भी समझते हैं। और अभी जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग्स भी कोई नहीं चल रही है। यदि कोई बीच में ट्रेनिंग करने की बात करता है तो वो जनता सरकार मोर्चा के साथियों की ऊर्जा को बांटने की बात कर रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ऐसे साथियों का ब्यौरा ज़रूर अपने साथियों को दें। वीर सिंह को, गौरव को मुझे मैसेज करके 9518170000 पर वो मैसेज आप करें। पहला सवाल है कि आप अपना विद्यालय कब शुरू करने वाले हैं और उसमें कितने साल के बच्चे का एडमिशन होगा। देखिए, हमने एक प्रोविज़न किया है कि हम 2025 से एक ऐसे विद्यालय के गठन के विषय में चर्चा करने वाले हैं और गांव-गांव जाकर के लोगों को जगाने वाले हैं, जिस विद्यालय में यदि आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो उसके बाद उसके रोज़गार की गारंटी हमारी होगी। यानी कि उस बच्चे को विद्यालय से निकलने से पहले सारे अरेंजमेंट्स हम करके देंगे जो उसको समाज में स्थापित करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब लोग मिल करके ऐसे विद्यालय की स्थापना करेंगे। 2025 में हम इस पर काम शुरू करेंगे। इसमें काम शुरू करने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा आप। ये हम लोग आप सबके सामने इसको रख देंगे। काम शुरू करने का मतलब ये है कि हमें हर गांव तक जाना है। जनता सरकार मोर्चा का जो मकसद है वो व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग जो मौजूद व्यवस्था है, जैसे कि पहले तो शिक्षा की व्यवस्था को ले लेते हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम तो शिक्षा की व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था ये है कि एक बोर्ड ने सिलेबस तय किया हुआ है। आपका बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, वो उस पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ता है और अच्छे से पढ़ने के बाद वो उस बोर्ड से जो परीक्षा होती है उस परीक्षा को पास करता है, और पास करने के बाद फिर उस बच्चे को एक और पेपर देना पड़ता है, फिर एक और पेपर देना पड़ता है, फिर एक इंटरव्यू देना पड़ता है, और उसके बाद कोई आदमी जो कि किसी सरकार ने अपनी चाटुकारिता के चलते नियुक्त किया था, वो व्यक्ति बताएगा कि आपका बच्चा काबिल है या नहीं काबिल है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर एक बच्चे को परमात्मा ने अद्भुत पैदा किया है, यूनिक पैदा किया है, और यदि वो यूनिक है तो फिर उसकी यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चे की परवरिश भी उसी हिसाब से करनी चाहिए, और उस बच्चे को रोज़गार के लिए साधन भी उसी हिसाब से देने चाहिए कि उसकी क्या यूनिकनेस है।
तो यदि वो यूनिकनेस का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो उसमें गलती किसकी है? उसमें तो हम लोगों की गलती है भाई, उसमें तो टीचर्स की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, या किसी भी व्यक्ति की गलती है, लेकिन बच्चे की तो गलती कम से कम नहीं हो सकती। तो ये एक तो हम लोग इसको समझ लें। दूसरा, मैंने आपको बताया था, परसों वाली वीडियो में भी बताया था, परसों वाले लाइव में भी बताया था। परसों का लाइव आप जाते हैं तो जब आप चैनल पर जाएंगे, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा वाले चैनल पर ये लाइव मिलेगा आपको। उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव ऐसे का एक ऑप्शन आता है, तो वो लाइव वाले पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ से आपको पुराने वाले लाइव मिल जाएंगे। उस लाइव में हमने बताया था कि 14 तारीख की रात शाम को 9 बजे हम फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। तो परसों यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस पर हम शाम को फिर इकट्ठा हो रहे हैं, और परसों का हमारा टारगेट ये है कि हम कम से कम अपने 5-7 लोगों को साथ में जोड़ने की मुहिम शुरू करें और 2000 लोगों को लाइव में जोड़ पाएं। अब जो लाइव होगा वो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा वाले चैनल पर ना हो करके निडर इंडिया वाले चैनल पर ही होगा। तो निडर इंडिया चैनल का फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, तो हम ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचा पाएंगे। बाकी जो लोग डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा वाले पर जुड़ेंगे वो उस पर भी जुड़ेंगे, हम दोनों पर चलाने की कोशिश करेंगे, बट लिंक हम जो शेयर करेंगे वो निडर इंडिया चैनल का ही शेयर करेंगे। तो अब विद्यालय पे काम शुरू करेंगे। काम शुरू करने का अर्थ क्या हुआ कि हम पूरे हरियाणा में हर गांव में जाने की योजना बना रहे हैं। प्रत्येक गांव में जाने का मकसद क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्येक गांव में जाने का मकसद ये है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारा पर्पस है हर उस व्यवस्था को समाप्त करना जो बाजारवाद को बढ़ावा देती है, खास तौर पे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। यहां पर अगर बाजारवाद को बढ़ावा मिल रहा है तो उस व्यवस्था को खत्म करना, और ऐसी व्यवस्था लाना जिसमें ये 6 की 6 चीजें समाज के हाथ में हो, और जो लोकल लोग हैं उनके हाथ में हो जल, जंगल, जमीन और जानवर। तो ये हमारा मकसद है और ये आप सब लोगों को मालूम है। तो इसी मकसद को लेकर के हम लोग चले हुए हैं, और इसी मकसद के चलते हम अपना इस पूरा का पूरा अभियान को हम चलाए हुए हैं। तो इस मकसद के चलते जब भी आपको कोई भी समस्या आने लगे, अभी आप शायद देख रहे होंगे कि क्लियर हो गया होगा, अभी साफ हो गया होगा शायद देवेंद्र बल्हारा वाले चैनल पर, पहले शायद धुंधला था थोड़ा बहुत जी। और अब हर गांव के अंदर एक से एक योद्धा पैदा होता है, और जिसको हम सरकार कहते हैं। देखो, आप सरकार कहते हो, लेकिन मुझे मालूम है कि वो असल में तो राक्षस हैं, जिनको अपनी सत्ता कायम करनी है, और उस सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो कुछ भी करेंगे। ऐसे लोग अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, ऐसे लोग अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और उनकी इस प्रवृत्ति को हम समझते हैं। और जनता सरकार मोर्चा चाहता है, हम लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था बने जिसमें प्रत्येक गांव अपने यहां एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करे जिसमें एक भी बच्चा बेरोजगार ना हो। अब प्रत्येक गांव में यह बात कैसे जाएगी? पहले तो हम लेकर के जाएंगे, समझाएंगे उन लोगों को, और जैसा कि आपको मालूम है और अभी तक के जितने तजुर्बे हमने किए हैं, उन तजुर्बों से हम बहुत स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैसेज आता है वो ये आता है कि जी लोग सुनने को तैयार नहीं हैं और लोग समझते नहीं हैं।
देखिए, मैं नहीं मानता कि लोग आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं नहीं मानता कि लोग समझते नहीं हैं। मैं ये मानता हूं हमें समझाना नहीं आता है। यदि हमारे लोगों को बात समझ में नहीं आई है तो इसका मतलब हमें समझाना नहीं आया है, और यदि हमें समझाना नहीं आया है तो इसका एक ही अर्थ है कि अभी हमारे को अपनी स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो जब गांव के लोगों को यह समझ में आ जाए कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चे को रोजगार दिया जा सकता है, तो मुझे लगता है फिर तो काम हमारा आसान हो जाएगा। फिर तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए गांव अपने वॉलंटियर्स को, अपने नौजवानों को भी देना शुरू कर देगा। परंतु जब तक उस गांव को वो बात समझ में नहीं आती है, मैंने ये क्या बोला, जब तक उनको ये बात समझ में नहीं आती है, अर्थात जैसे ही आप गांव में जाओगे एकदम से थोड़ी ना बात समझ में आ जाएगी। तो समझ में आने के लिए कुछ वक्त लगेगा। वो वक्त हम क्या करेंगे? क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम इंतजार करेंगे कि गांव वाले समझ जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम उस गांव के लोगों को समझाने के लिए जाएंगे। हम उस गांव को बताने के लिए जाएंगे कि आपके गांव में ये एक ऐसी व्यवस्था बन रही है, तो क्या आप इसके लिए आगे बढ़कर इसका योगदान नहीं करेंगे, इसमें योगदान नहीं करेंगे? मान लीजिए वो अभी तैयार नहीं है, अभी उनको बात समझ में नहीं है, अभी वो जातिगत मुद्दों पर उलझे हुए हैं, अभी वो पड़ोस के मुद्दों पर उलझे हुए हैं, अभी वो पैसे के पीछे लगे हुए हैं, अभी वो अपने धर्म के नाम पर कहीं पर उलझे हैं, तो शायद उनको बात समझ में नहीं आएगी, मैं ऐसा मानता हूं। परंतु ऐसा नहीं मानता हूं कि उनको वो बात कभी भी समझ में नहीं आएगी। उनको वो बात समझ में तो आएगी ही आएगी। तो जब तक उनको वो बात समझ में नहीं आती है तब तक हम अपना एक विद्यालय शुरू कर लेते हैं। अब विद्यालय शुरू करेंगे तो उसमें पूरे गांव के बच्चों को तो हम ले नहीं पाएंगे, तो प्रत्येक गांव से केवल 2 बच्चों को लेने की हमारी योजना है। एक गांव से हम सिर्फ 2 बच्चे लेंगे, एक उस तबके से जो पे कर सकता है और एक उस तबके से जो पे नहीं कर सकता है। जो पे नहीं कर सकता है उस, यानी कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके घर में भी तो कोई ना कोई टैलेंट पैदा होता है ना। हमें पूरे समाज को दिखाना है कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में एक टैलेंट पैदा हो रहा है। लेकिन आमतौर पे स्कूलों में हमने देखा है कि स्कूल टैलेंटेड बच्चों को ले लेते हैं जिनको वो टैलेंटेड कहते हैं, और हमारा मानना है कि हर बच्चा टैलेंटेड है। तो इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको प्रूव करने का हमने एक तरीका निकाला कि एक काम करते हैं, आप माँ बाप अपने बच्चों की ढेर सारी कमियां लिख के बताइए कि आपके बच्चे में क्या क्या कमियां हैं। वो कितना शरारती है, वो कितना बदतमीज़ है, वो कितना एंटी सोशल है, वो क्या क्या गलत करता है, आपको उसकी कौन सी गलत आदतों से परेशानी है, आपको उसकी किन किन चीज़ों से दिक्कत है, आप हमें लिख करके दीजिए। तो पूरे गांव में आमतौर पे जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ऐसे बच्चों को लेते हैं जो उनका नाम आगे बढ़ाने में मदद करें, यानी कि जो पढ़ने में इंटेलिजेंट हों, सारी बात मानते हों, गुलामों की ज़िंदगी जीने में एक्सपर्ट हों, और जो आप कहें थे वो पूरी बात अच्छे से मान रहे हों। तो वो ऐसे बच्चों को लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब लेते हैं तो वो बच्चे खुद ही मेहनती होते हैं, और वो फिर उनकी मेहनत का जो क्रेडिट है वो इंस्टीट्यूशन ले जाता है या फिर वो स्कूल ले जाता है, और फिर माँ बाप और बच्चों के हाथ में कुछ नहीं लगता है। तो हमने कहा कि आप अपने बच्चों की कमियां बताइए। अब हम उन बच्चों को प्रेफर करेंगे, प्रायोरिटी पे हमारे वो बच्चे रहेंगे जिनमें सबसे ज्यादा कमियां हैं। हमने ये तय किया, यानी सबसे पहले हम उन बच्चों को नहीं लेंगे जो बच्चे इंटेलिजेंट कहलाते हैं, जो बच्चे ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं।
आप हमें उन बच्चों को दीजिए जो सबसे कम पढ़ते हैं, आप हमें उन बच्चों को दीजिए जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, और उन बच्चों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, और तब आपको हम अगले साल, 2 साल, 3 साल में ये करके दिखाएंगे कि जिनको आपने कहा था, यानी कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा कमी जिस बच्चे में नजर आएगी, हम उस बच्चे को लेंगे, उस तबके से जो पे कर सकता है और उस तबके से जो नहीं पे कर सकता है। और जो नहीं पे कर सकता है, जो गरीब का बच्चा है, वहां से भी हम एक बच्चा लेंगे, और हम ये एग्जाम्पल सेट करेंगे कि जो पे कर सकता है वो अपने बच्चे का भी पे करेगा और अपने गांव के दूसरे बच्चे का भी पे करेगा। वो बहुत बड़ी फीस नहीं होगी उसके अंदर। हमारा जो शिष्य कुल है, हमारा जो विद्यालय है, उसकी परिकल्पना में फीस नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये चार्जेस नहीं है, बल्कि ये कोऑपरेटिव विद्या से चलने वाला काम है। यानी कि हम इसको एक कोऑपरेटिव सिस्टम से चलाएंगे कि भाई हम अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल भी सेट करना है। जब तक आपका गांव तैयार नहीं होता तब तक हम अपने स्कूल के अंदर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, और साथ के साथ अपने गांव के अंदर इस बात का प्रचार भी लगातार करते रहेंगे कि हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम चलाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए इंतज़ार करेंगे उन साथियों का जो साथ आना चाहते हैं। कुछ साथियों के पास समय नहीं होता, उनके पास धन होता है। कुछ साथियों के पास धन नहीं होता, लेकिन समय और हुनर होता है। तो आपका बच्चा, अगर आपको लगता है कि वो कम टैलेंटेड है, तो हमें लगता है कि वो सुपर टैलेंटेड है। उस कम टैलेंटेड बच्चे को सुपर टैलेंटेड बनाकर हम आपको देंगे। ये हम चैलेंज पूरे समाज को देने वाले हैं। ये हमने 2014, 15, 16 के उस दौर में भी दिया था, जब हमने ये कहा था कि आप हमें अपने समाज के सबसे कमज़ोर बच्चे दीजिए और हम आपको उनको तैयार करके दिखाते हैं। और हमने उनको तैयार किया और समाज के सामने एग्जाम्पल भी सेट किया। आप इस लिंक को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको ग्रुप में भेज सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश जाए। 14 तारीख को, यानी कि आज अगर हम मंगलवार कहते हैं तो बुधवार, वीरवार को शाम को 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ये हमने आज 8 बजे का समय इसलिए रख लिया कि हम ये देखना चाह रहे थे कि एक साथियों ने कहा था कि 8 बजे ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पर 8 बजे नेटवर्क होता है, वो गांव से थोड़ा दूर जाकर नेटवर्क एरिया में जाकर बातचीत कर सकते हैं, पर कई जगह पर बातचीत नहीं हो पाती है रात को 9 बजे। तो हमने सोचा कि चलिए हम बात करके देख लेते हैं कि यदि 8 बजे भी लोग जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। आप मैक्सिमम लोगों तक ये संदेश पहुंचाइएगा, क्योंकि ये विचार हमें हर घर तक पहुंचाना है। हमारे पास इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं ये आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं। तो जो बच्चे आप कह रहे थे कि ये पढ़ने वाले नहीं हैं, उन बच्चों को हम बताएंगे कि ये कितने जीनियस थे। वो आपके हिसाब से नहीं चल रहे थे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी लायक नहीं है। तो इधर से तो हम 2 बच्चों को ले रहे होंगे गांव से, और उधर जो है गांव में इस बात के लिए लोगों को मेंटली तैयार किया जा रहा होगा कि आप इन 2 बच्चों के लिए क्यों सोचते हो कि ये सिर्फ 2 ही बच्चे तैयार हुए। क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाएं कि गांव में प्रत्येक बच्चे के लिए ये इंतजाम कर दिया जाए। तो गांव के प्रत्येक बच्चे के लिए इंतजाम हो, इस व्यवस्था के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आई होप आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं। अब प्रत्येक बच्चे तक कैसे जाएंगे। गांव में 2 बच्चे हो गए, अब इन बच्चों के ऊपर कुछ खर्चा होना है, जो कि वहाँ रहने वाले लोगों का, व्यवस्थाओं का, दूसरी व्यवस्थाओं का। तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि 6 महीने से लेके 1 साल तक का जो खर्चा है वो विद्यालय अपने पास रखेगा कॉर्पस फंड के रूप में। क्योंकि मान लीजिए जैसे कोरोना जैसा दौर अगर दोबारा आ गया, तो अगर लॉकडाउन लग गया और 1 साल तक हमारे पास चलाने के लिए रास्ता ही नहीं हुआ, तो
तो हमारे पास कम से कम 1 साल का कॉर्पस फंड होना चाहिए कि भाई ये वाला फंड जो है हम इमरजेंसी में इस्तेमाल करने वाले हैं जब बाहर से कोई भी सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। उसके बाद हम अपने विद्यालय में जितना भी खर्चा होगा वहाँ उन सब लोगों को डिवाइड कर देंगे जो लोग या तो डोनेट करते हैं या किसी तरह की मदद करते हैं या वो पे करते हैं, तो हम उनको डिवाइड कर देंगे और ये कोऑपरेटिव सिस्टम से चलेगा। इसमें कोई फीस, कोई प्रॉफिट, किसी तरह का कोई इस तरह का प्रावधान नहीं रहेगा। और जहां तक मैंने अपने बारे में इसमें प्लान किया है, मेरा इस विद्यालय में कोई मालिकाना हक नहीं रहेगा, कोई पद नहीं रहेगा, मैं केवल एक सलाहकार के रूप में रहूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा इससे संबंधित निर्णय मैं आपकी सहमति से लेता रहूंगा, क्योंकि ये आइडिया मेरा है। मैं आपको बताऊं, ये आइडिया आज से 10 साल पहले मैंने फॉर्मुलेट किया, फिर इसके ऊपर मैंने अपने स्कूली सिस्टम के हिसाब से अपने क्लासरूम में उन चीज़ों को साबित किया, फिर मैंने इसको गांव में जाके लोगों को समझाना शुरू किया, फिर लोगों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, फिर मैंने इसके ऊपर लोगों को जागृत करते करते इसके लिए माहौल तैयार करना शुरू किया और अब इसके लिए सही समय लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे समाज में इसकी सबसे ज़्यादा आज के समय ज़रूरत है, क्योंकि जब हम वहाँ से 2 योद्धाओं को तैयार करेंगे, यानी कि 7,000 के करीब गांव हैं, तो 14,000 योद्धाओं को हम वहाँ से तैयार करेंगे और प्रत्येक गांव के सिस्टम को बदलने के लिए वहाँ के आसपास के 10 गांव का क्लस्टर यदि मैं बनाऊं, तो मैं ये मानता हूं कि हर एक गांव के पास लगभग 20 योद्धाओं की टीम तैयार होगी आज से 10 से 15 साल बाद। तो मैं 15 साल के इस संघर्ष को अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा ना लगे समाज को कि हम केवल सरकार का विरोध करने वाले लोग हैं। तो इस रचनात्मक बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का, बल्कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों का, क्योंकि वो परिवार मतलब जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को अपनी बात बताएंगी, जो पुरुष हैं वो एक दूसरे को अपनी बात बताएंगे और फिर हम पूरे हरियाणा में अपनी पूरी टीमों को भेजेंगे। इसके लिए तालकटोरा स्टेडियम के बाद कोई रणनीति बनेगी कि कितने साथी हमारे पूरी तरह से वॉलंटियर बनकर पूरे समाज में इस संदेश को लेकर के जाएंगे कि हम करना क्या चाहते हैं, हम समाज को देना क्या चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है। ये बात हम केवल उसी वक्त बता पाएंगे जब इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक संदेश हम पूरे के पूरे समाज को देने की प्लान कर रहे हैं। तो विद्यालय शुरू कब होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या हम हरियाणा के प्रत्येक गांव में पहुंच चुके हैं। जब तक हरियाणा के प्रत्येक गांव में 11 लोगों की कमेटी नहीं बन जाती और 2 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जाता और इन बच्चों को संभालने के लिए विद्यालय के पास सफिशिएंट टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं हो जाता, यानी इतने लोग नहीं इकट्ठे हो जाते अपने विद्यालय के अंदर एंट्री के लिए, वहाँ यदि आपको अपना बच्चा पढ़ाना है उसके लिए एक पहली कंडीशन ये है कि आपने निडर इंडिया चैनल पर जो बेसिक ट्रेनिंग एजुकेशन की दी हुई है वो पूरी की हुई होनी चाहिए। आपने बीएड नहीं किया हुआ है वो चलेगा, एमएड नहीं किया हुआ है वो चलेगा, कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एजुकेशन की वो ट्रेनिंग होना कंपलसरी है। क्योंकि आपको ये अगर पता चल गया कि बच्चे के टैलेंट को कैसे पता करना है, उसको निखारना कैसे है, तो हमारा आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाएगा कि आपके सामने चल रहे बच्चे की हर बात को आप आसानी से समझा पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये हो गया पहला बिंदु कि हमारा विद्यालय कब से शुरू होगा। तो यदि आप इस मुहिम के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं, सबसे बेस्ट सहयोग हमारा है यदि आप हमारे साथ जुड़ करके अपने गांव को इस मुहिम में जोड़ सकें। यदि आप हरियाणा से हैं तो
आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो दूसरे स्टेट में भी ऐसा विद्यालय खोला जा सकता है। पहले एक टीम वहां की इस बात के लिए तैयार हो, दूसरा वो टीम इस बात के लिए ट्रेंड हो, और जब तक आप अपने विद्यालय अपने स्टेट के लिए ऐसी टीम खड़ी नहीं कर लेते हैं तब तक आपके बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ये वाला विद्यालय लेगा। यानी जनता सरकार मोर्चा से इस 24 नवंबर के कार्यक्रम तक जितने क्रांतिकारी साथी जुड़े हुए हैं उनके बच्चों को जब एडमिशन की बारी आएगी तो प्रायोरिटी पर लेने की हमारी योजना है। हम सोच रहे हैं कि उन बच्चों को हम प्रायोरिटी पे लें क्योंकि वो लोग पहले से ही समाज में काम कर रहे हैं। हमने जब जनता सरकार मोर्चा से आपको जोड़ा था तो कोई स्वार्थ आपके सामने नहीं रखा था। हमने आपके सामने एक बात रखी थी कि हमको एक बात समझ में आई हुई है, हमें अपने बच्चों को बचाना है, हमें अपने समाज के अंदर एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना है, हमें अपने समाज में निर्माण प्रक्रिया को चालू करना है और आप सब लोग इसमें साथ आइए। तो आप सब लोग जब साथ आए थे तो आपने ये नहीं कहा था कि हम इस शर्त पर आएंगे या हमें ये दिक्कत है। आप बिना किसी शर्त के आए थे, तो इसलिए आपके बच्चों के भविष्य के विषय में सोचना बिना किसी शर्त के ये हमारा दायित्व बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप सब लोग इसकी चिंता छोड़ दीजिए। जिन्होंने भी दिल से जनता सरकार मोर्चा के लिए, जनता सरकार मोर्चा के साथ हमारे साथ काम किया है, उनके बच्चों के लिए प्रायोरिटी पर लेकर के हमारा मतलब आपकी सेवा करना हमारा पहला धर्म है, ऐसा मैं मानता हूँ। कितना कर पाएंगे देखिए ये समय के गर्भ में है, हम इसके ऊपर किस तरह से कोई योजना बना पाएंगे, कितने क्रांतिकारी साथी इसमें हमारे साथ जुड़ पाएंगे, कितने लोग इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही कह देते हैं बलाराज जी हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें प्रैक्टिकल एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। तो जितने साथी और आपके साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है अभी हमारी जो संख्या है वो घट रही है, तो शायद आपका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम बात ठीक कर रहे होते तो फिर आप का इंटरेस्ट बनना चाहिए था, तो और लोग जुड़ने चाहिए थे, परंतु और लोग जुड़ नहीं रहे। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि साथी छोड़कर जा रहे हैं, तो मतलब हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिस तो आप सबके लिए कोई आपका जवाब हो गया कि इसमें विद्यालय कब से शुरू करने की योजना है, किस तरह के बच्चे हम इसमें लेंगे, क्या हमारी उसके अंदर रणनीति रहेगी। सर हमने अपार आईडी के लिए तो मना कर दिया है, लेकिन टीचर्स बोल रहे हैं कि आप रिटर्न में दीजिए। देखिए अपार आईडी यदि आप बनवाना नहीं चाहते हैं तो उस बेवकूफ़ टीचर को बताइए, उसको समझाइए कि भाई श्रीमान जी, मैं तो गधा बोलने वाला था पर टीचर को गधा बोलूँगा ऐसे मेरे संस्कार मुझे अलाउ नहीं करते हैं, तो मैं इसलिए श्रीमान जी बोल देता हूँ कि श्रीमान जी जो आपने कंसेंट लेटर इसमें भेजा है, उस कंसेंट लेटर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अपार आईडी पूरी तरह से वॉलंटरी है, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, तो फिर ये लिखकर देने की बकवास काहे को कर रहे हो। ये उस टीचर को बोलना है आपने कि तुम्हारे अंदर इतनी अक्ल नहीं है कि इधर लिखा हुआ है कि ये वॉलंटरी है, तो तुम जबरदस्ती कैसे कर सकते हो। लिख कर दो होगा माला, अरे लिख कर देता है नौकर, मालिक लिख कर कैसे दे देगा भाई, मालिक क्यों लिख कर दे। ये बात आपको उस टीचर को बतानी पड़ेगी। उसको बोलिए कि अपनी जो तुम्हारी ड्यूटी है ना नौकर की, उस नौकर की ड्यूटी में रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। ये हमें एक दिन डेप्यूटी कलेक्टर को भी बताना पड़ेगा, एसपी को भी बताना पड़ेगा, थाना एसएचओ को भी बताना पड़ेगा, इन टीचर्स को भी बताना पड़ेगा। आंगनबाड़ी आशा वर्कर तो इसमें कहीं स्टैंड करते नहीं है, वो तो वैसे भी प्राइवेट संस्था के
गुलाम हैं। इसलिए आप अपने अधिकारों को समझिए और उनको एक्सेस कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। वो कौन होते हैं इसके ऊपर आपसे लिखवा कर लेने वाले वैसे? और फिर लेते भी हैं तो आपको ये लिखने में क्या दिक्कत है कि बच्चा मेरा है और मैं नहीं चाहता इसकी अपार आईडी बने, तो लिख दीजिए, इसमें क्या है, रोते रहेंगे, उनको बता दीजिए। अब सर क्या मैट्रिक्स और इल्यूमिनाती सेम है? देखिए मैट्रिक्स क्या है, हाँ इट्स अ गुड क्वेश्चन आदित्य भाई। मैट्रिक्स और इल्यूमिनाती अलग। मैट्रिक्स जो है वो एक प्रोग्राम का नाम है और जो इल्यूमिनाती है वो एक ग्रुप का नाम है, जिसको मतलब सो कोड ग्रुप बोलते हैं। तो जो मैट्रिक्स है ये असल में एक प्रोग्रामिंग है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, बेटा वहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाना है, इधर नहीं बैठना है, ये काम ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करनी है। फिर स्कूल में जब जाता है, कपड़े कैसे पहनने हैं, किस तरह से ड्रेसअप होना है, कैसा दिखना है, टाई कैसे लगानी है, और जब टीचर बोले तो चुपचाप कैसे खड़ा होना है, फिर जो भी बात बोली जाए उसको कैसे याद करना है, पेपर में कैसे उगलना है, और दूसरे मुद्दों पर कैसे बोलना है, चलना है। ये सब बातें जो हैं वो मैट्रिक्स का हिस्सा है, यानी कि ये प्रोग्रामिंग है बेसिकली। जैसे आपने कंप्यूटर को प्रोग्राम होते हुए देखा होगा, तो आपके दिमाग को भी वैसे ही प्रोग्राम किया जाता है। इसमें सिगमंड फ्रॉयड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स आते हैं जो बिल्ली और कुत्ते पर होते हैं। यानी कि जैसे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कुत्ते को बांध दिया गया, उसको भूखा रखा गया, फिर एक घंटी बजाई, घंटी बजते ही उस कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा दिया गया, तो या मांस का या रोटी का, जैसे भी आप समझ सकते हैं उसको, और यानी उसका फेवरेट। फिर उसके बाद उसको भूखा रखा गया, फिर घंटी बजी और उसको फिर खाना दिया गया और उसके मुंह से लार टपकने लगी। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है दोहराई गई कई बार। तो अब जैसे ही घंटी बजेगी आने वाले वक्त में, चाहे आप उसे खाना दीजिए या नहीं दीजिए, उसके मुंह से लार टपकनी चालू हो जाएगी। इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जैसे स्कूल में बेल बजते ही आप प्रार्थना में जाकर खड़े हो जाते हो, बेल बजते ही आप अपना बैग उठाकर चल पड़ते हो, आप दूसरी कक्षा की तैयारी कर लेते हो, बेल बजी और आप ये काम किया और ये काम बंद कर देते हो। सामने पुलिस वाले खड़े हुए हैं, नाक का देखा है, आप वापस वैसे ही घूम जाते हो। आप जैसे अभी आपको प्रोग्राम किया गया था कोरोना के दौर में कि सामने पुलिस वाला खड़ा है तो फटाक से आप मास्क लगा लेते थे। साहब जब कहीं जाते हो तो फटाक से अपना सर्टिफिकेट निकाल लेते हो दिखाने का कि मैंने देखो सर्टिफिकेट लगा लिया, मैंने वैक्सीन लगा लिया। इसी तरह से आपकी प्रोग्रामिंग की गई है और आप उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलते हो। इसी का नाम मैट्रिक्स है। और प्रोग्रामिंग में क्या रहता है और प्रोग्रामिंग अगर ना हो तो क्या रहता है? मैक्सिमम लोग इस प्रोग्रामिंग से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि जैसे ही आप आज़ाद होते हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं और मैक्सिमम लोग अपनी नकारात्मकता की वजह से या नकारेपन की वजह से जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। तो वो लोग इससे बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग उस मैट्रिक्स में ही फंसे रहना चाहते हैं। तो वो कहेंगे ऑप्शन ही क्या है? मतलब मैट्रिक्स में फंसे लोगों का सबसे बड़ा जवाब रहता है ऑप्शन ही क्या है। उनको लगता है कि जो व्यवस्था अभी बनी हुई है इससे बढ़िया व्यवस्था बन नहीं सकती है, इससे अच्छे लोग हो नहीं सकते हैं, जो चल रहा है वैसा ही है। इसको एक एग्जाम्पल से भी हम लोग ले सकते हैं कि लोग किस लेवल पर गुलाम रहते हैं और मैट्रिक्स में कैसे फंसे रहना पसंद करते हैं या कैसे फंसे रहते हैं। एक राजा ने मतलब अपने लोगों को बोला कि भाई मैं अपने लोगों का ख्याल रखना चाहता हूं, तो आप लोग कोई भी दिक्कत अगर आपको इस पूरी व्यवस्था से लगती हो, कोई शोषण आपका कर रहा हो, कहीं आपको भ्रष्टाचार नज़र आ रहा हो, कोई गलत काम अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो आप
इस जो कंप्लेंट बॉक्स है, इस कंप्लेंट बॉक्स में आप अपना जो कंप्लेंट है वो लिख सकते हैं। आप बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, आप मैक्सिमम लोगों तक, जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं इस वीडियो का लिंक, या बताइए कि इस चैनल पर लाइव चल रहा है और आप जुड़िए, मैसेज कर दीजिए साथ में। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो वो कंप्लेंट बॉक्स देख रहा है राजा, काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है और उसमें कोई भी व्यक्ति अपना मतलब अपना कोई शिकायत दर्ज नहीं करा रहा है। तो राजा ने सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में लोगों को कोई किसी से कोई शिकायत ही ना हो और वो लिख कर ही ना देते हों, तो इस कंप्लेंट बॉक्स के अंदर सब कुछ खाली कैसे चल रहा है। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि लोगों को चेक करते हैं कि लोग किस तरह के हैं और जब उनके साथ अन्याय होता है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। तो उन्होंने रास्ते में 2 विंडो लगा दी, एक इधर जाने वालों के लिए, एक उधर जाने वालों के लिए, कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाएगा, ये सरकारी टोल है और यहाँ से जाते हुए आपको 2 जूते मारने पड़ेंगे। ये राजा का हुक्म है कि क्योंकि राजा आपको 5 किलो अनाज दे रहा है खाने के लिए, राजा आपके लिए 18-18 घंटे गधे की तरह काम कर रहा है, राजा आपके लिए सूट बदल रहा है रोज, तो राजा का आदेश है कि आपको 2 कोड़े या 2 डंडे लगाए जाएंगे, 2 जूते लगाए जाएंगे जब भी आप इस टोल से गुजरोगे, इस खिड़की से गुजरोगे। और वहाँ लोगों ने लाइन लगा करके जूते खाने शुरू कर दिए और वो जूते खाते रहे। फिर वो जो शिकायत पेटी थी, वो शिकायत पेटी राजा ने उस टोल के नज़दीक ला करके रख दी और कहा कि भाई किसी को भी कोई दिक्कत हो तो इस शिकायत पेटी में अपनी शिकायत या सुझाव लिख के डाल सकता है। तो जानते हैं वहाँ क्या सुझाव आए? वहाँ सुझाव आए कि राजा जी, ये इधर जूते जब मारते हैं ना तो लाइन लंबी हो जाती है, तो थोड़ा समय बहुत लगता है, हमें काम पर जाने में दिक्कत होती है। आपसे अनुरोध ये है कि जूते मारने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए और यहाँ जूते मारने वालों की जो टोल है उसको, उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए ताकि हम समय से अपने जो काम है उस पर पहुँच सकें। ये हाल उन लोगों का है जो लोग ये सोचते हैं कि राजा जो भी करेगा प्रजा के लिए अच्छा ही करेगा और वो जूते मारने वाली प्रक्रिया में जाना चाहेंगे, वो लड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यदि आपने बोला तो आपका 5 किलो अनाज बंद हो सकता है, आपकी बुढ़ापा पेंशन बंद हो सकती है, आपका कोई दूसरा फ़ायदा आपको मिल रहा था उसकी पोल खुल सकती है, आपने कोई और दस्तावेज दे करके कोई और फ़ायदा ले रखा हो सरकार से, उसकी पोल खुल सकती है। तो उसकी पोल ना खुले इसके लिए जनता आराम से जूते खाने के लिए तैयार रहती है। इसी को मैट्रिक्स कहा जा रहा है, इसी को हम लोग मैट्रिक्स कह रहे हैं कि जो बचपन से प्रोग्रामिंग है। जैसे बच्चे मान लो जिद करते हैं, हमें ना इसमें जो ये खिड़की है गाड़ी के ऊपर होती है ना, सनरूफ होते हैं, कि हम इसमें चढ़ना है हमको, तो जो पेरेंट्स हैं ना वो बोलेंगे अरे नहीं नहीं पुलिस आ जाएगी आगे। जैसे पुलिस से डरना ही होता है, जैसे पुलिस का काम केवल डराना है और पुलिस तो सिर्फ इसी काम के लिए है, चालान कटने के लिए। तो फिर हम जब बड़े होते हैं तो पुलिस को सहयोगी के तौर पे हम लोग नहीं देखते हैं, पुलिस को नौकर के तौर पे हम लोग नहीं देखते हैं, फिर पुलिस को हम एक चालान करने वाली संस्था के तौर पे देखते हैं। ये एक मतलब पॉइंट था जो मैं आपके सामने रख रहा था, जिसको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, वो ये है। तो मैट्रिक्स में फंसे लोगों को तो आप किस तरह से निकालोगे, ये एक बड़ा सवाल आपके सामने आएगा। और दूसरा जो आपने बोला इल्यूमिनाती, ये कोई प्रपोज्ड ग्रुप है, कोई तथाकथित एक ग्रुप है, यानी कि असल में तो इनके अलग अलग नाम रख देते हैं। मालूम है क्या है? जैसे कि आप
आपने मान लो किसी संस्था की भाग, जैसे एक ही व्यक्ति वही आरएसएस में है, वही बीजेपी के कार्यक्रमों में जाता है, वही बजरंग दल में जाता है, वही विश्व हिंदू परिषद में जाता है, वही ऐसे करके वो आरएसएस के लगभग 250 शाखाएं हैं, 250 सब्सिडरी कंपनियां हैं आरएसएस की। तो वो किसी भी संस्था में जाएगा, कहने को तो वो दिखाई दे रहा है 10 जगह पर जो आदमी उसे जहां मिला होगा वो कह देगा कि ये यहाँ का आदमी है। तो यही काम इल्यूमिनाती वाले केस में है। कोई आदमी उनको कहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मिलेगा तो वो कह देगा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले चोर हैं। कोई उधर कहेगा तो वो कह देंगे कि ये सारा गड़बड़ करने वाले इल्यूमिनाती वाले हैं। कोई किसी और गैंग में मिलेगा तो वो कह देगा कि ये यहाँ पर मिलने वाले लोग हैं। तो असल में तो वो एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह पर जा रहा है और सब जगह जाकर उसका एजेंडा तो सेम ही है, तो उसके एजेंडा पे वो अपने एजेंडा पे वो काम करता रहता है। वो एजेंडा क्या है ये बात आपको मुझे लगता है कि मालूम होना चाहिए। तो जैसे ही वो एजेंडा आपको मालूम होगा आप उसको जान जाएंगे कि ये आदमी उस पूरे गैंग के अंदर शामिल है। तो इसी तरह से कभी वो व्यक्ति इल्यूमिनाती के रूप में नज़र आएगा, कभी वो व्यक्ति आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नज़र आएगा, कभी यूनाइटेड नेशंस में नज़र आएगा, कभी इलेक्शन कैंपेन में नज़र आएगा। कहेंगे कभी ये कांग्रेस का आदमी दिखाई देगा, कभी बीजेपी का आदमी दिखाई देगा। तो ये अलग अलग तरह से वो व्यक्ति दिखाई देने लग जाएगा। तो वो व्यक्ति को आप कहाँ देखते हैं ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन है, बलारा जी, शहर की जनता अपने धन का उपयोग कहाँ करे ताकि वह उसका पूरा उपयोग कर सके। देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत अच्छा रहता है यदि हम कनेक्ट होने के लिए इस मिशन पे आगे बढ़ें तो हम अपना नाम ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं। अब जैसे आपका जो नाम है वो वंडरफुल नेचर स्पोर्ट्स है, शॉर्ट्स है, तो ये इस नाम से तो हम क्या ही बोलेंगे कि ये कौन आदमी है। तो आप अगर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि भविष्य में अगर कहीं मिलें तो हम बताएंगे अच्छा अच्छा ऑनलाइन तो आप मिले थे हमको वहाँ। और आप यदि कमेंट करते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे तो फिर वो पढ़ लेते हैं तो हमें मालूम रहेगा कि ये साथी अपने हैं जो हमसे लगातार कनेक्टेड रहे हैं। शहर के लोगों को मैं आपको बता दूं कि शहर भारत का हिस्सा नहीं है, मतलब भारत की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो दूसरा, अगर आपको यूज़ करना ही है तो आपको फिर से जंगल आधारित व्यवस्था में आना पड़ेगा। शहर के आइडेंटिटी कार्ड्स तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। यदि आपको ध्यान ना हो तो, और यदि आपको ध्यान हो और आपने नोटिस किया हो, ट्रंप ने आते ही बोल दिया है कि 200-250 साल पुराने कानूनों का सहारा लेंगे और बताएंगे कि अमेरिका का नागरिक कौन है, और उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि असली अमेरिकन कौन है। क्योंकि अमेरिका मैक्सिमम जो है वो एक रिफ्यूजी कंट्री है, वो एक शरणार्थी कंट्री है जिसमें बाहर से आए हुए लोग ही बसे हुए हैं। जो नेटिव अमेरिकन हैं वो बहुत थोड़े हैं, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता था। अब वो कबीलों में, जंगलों में कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से CAA और NRC का जो खेल है उसको चलाने से पहले, उसको पूरी देश के अंदर लागू करने से पहले, ये कबीलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनको तबाह करके, उनके जंगलों को उजाड़ करके उनको बाहर भेजा जा रहा है, उनको विस्थापित किया जा रहा है। MBA किए हुए बच्चों को वहां भेज करके उनको पढ़ाने के नाम पर, उद्योगों के नाम पर पैसे के साथ जोड़ा जा रहा है। प्राकृतिक संपदाओं को खत्म किया जा रहा है, प्राकृतिक जो जड़ी बूटियां हैं उनको सत्यानाश किया जा रहा है, जंगलों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके उन पर कब्जा किया जा रहा है, जंगलों को काट करके उनमें कोयला और सोने जैसी धातुएं मिल रही हैं तो उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, और उद्योगपतियों के लिए वो रास्ता खोला जा रहा है। उसका मेन मकसद आदिवासियों को उजाड़ना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मूल जगह पर रह रहा है और खास तौर पर जिसकी अर्थव्यवस्था जल, जंगल, जमीन जो अपना अपना है जिसका, और वो अपनी ही व्यवस्था में रहता है, जो एक कबीलियाई व्यवस्था में, जंगल आधारित अर्थव्यवस्था में रहता है, वो इस देश का असली नागरिक है। ये आपको शायद पता होना चाहिए और ये आपको मालूम भी होगा। यदि नहीं मालूम है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि असली देश का जो नागरिक है वो ये है।
तो शहरों में रहने वाला व्यक्ति क्योंकि पूरी तरह से व्यापार आधारित जिंदगी जी रहा है, तो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की व्यवस्था में व्यापार नहीं है। हमारे यहाँ दूध को बेचना मना किया गया, सब्जियां हमने कभी नहीं बेची, अनाज हम एक दूसरे को देते थे अपनी सेवाओं के बदले, हमने कभी नहीं बेचा। तो भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, उसमें व्यापार नहीं है। और इसीलिए ये जो आपकी गाड़ी का लाइसेंस आपका ड्राइविंग का लाइसेंस बनना, गाड़ी की आरसी बनना, आपका आधार कार्ड बनना, आपको फ्री का राशन मिलना और दूसरी चीज़ें मिलना, ये सारी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं चीज़ें। और जो व्यक्ति कमर्शियल एक्टिविटीज़ में शामिल होता है वही इनके इस लीगल सिस्टम के अंडर आता है। और भारत गैर न्यायिक है, इंडिया नॉन जुडिशियल है। जो आदमी अपने जीवन में व्यापार आधारित जीवन नहीं जीता है वो गैर न्यायिक है, तो वो गांव का आदमी है, वो जंगल आधारित अर्थव्यवस्था का आदमी है। शहर में रहने वाला व्यक्ति गांव की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नगर को बसाया ही गया था व्यापार करने के लिए, कि गांव की और आसपास के गांव की सभी की ज़रूरतें जब पूरी हो जाएंगी, उन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो सरप्लस हमारे पास मटेरियल बचेगा, उस सरप्लस मटेरियल को एक दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए हम नगरों का इस्तेमाल करेंगे। ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने बनाई थी। और सबसे पहले अंग्रेजों ने आकर के इन शहरों पर कब्जा किया था और भारत सरकार से इसका लीज एग्रीमेंट जो है वो 1870 में बनवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें 99 ईयर्स तक के लिए यहाँ व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो जितना भी हमारा संविधान है, जो भी हमारे दूसरे कानून है, चाहे आईपीसी है जो कि बन के अब बीएनएस हो गया है, जो पुलिस का कानून है, जो आर्मी का कानून है, जो इंडिपेंडेंस का जो एक्ट है, और जो उसके बाद के अपने ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जिसके तहत आप चुनाव करवाते हैं, चुनाव आयोग वाला, और दूसरे तमाम तरह के जितने भी एक्ट हैं, वो सारे एक्ट उसी दौरान 1970 से पहले के बने हुए हर एक्ट के ऊपर अंग्रेज़ों का ही दस्तावेज या उसका ही डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा। उसको आप देखोगे तो, क्योंकि वो उसी 99 ईयर की लीज के दौरान बने हुए हैं और वो केवल शहरों को और व्यापार को ध्यान में रख करके बने हुए हैं। तो यदि आप इस व्यवस्था से बचना चाहते हैं और आपके पास पैसा है, तो आपको जा करके गाँव में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। आप मैक्सिमम लोग जितना हो सके आप जंगल आधारित व्यवस्था को ही मजबूत करने का काम करना शुरू कीजिए। और जंगलों में भी यदि आप पेड़ लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपको हाइब्रिड पेड़ नहीं लगाने हैं, वहाँ आपको देसी पेड़ ही लेकर के आने पड़ेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे। ये काम अपने को करना पड़ेगा। रोजगार के बारे में बताएं। राजीव भाई आपने लिखा रोजगार के बारे में बताएं। रोजगार एक ऐसा शब्द है जिसमें र ओ की मात्रा ज गा र होता है, और रोजगार किसी भी कार्य को हम कहते हैं जब आदमी अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार की व्यवस्था चलाने के लिए और समाज को चलाने के लिए जब कोई कार्य करता है और उसकी ऊर्जा के बदले उसको दूसरी संस्था कोई ऊर्जा देती है, या जहां वो काम कर रहा है उस ऊर्जा के बदले उस ऊर्जा को करने के, इस पूरी प्रक्रिया को हम रोजगार कहते हैं। शायद यही पूछना चाह रहे हो। मतलब रोजगार के बारे में बताएं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। और मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सवाल मेरे पास आते हैं, जिनके मैसेजेस मेरे पास आते हैं, और वो सब लोग मुझे कहते हैं बलारा जी आप जवाब नहीं देते हो। और फिर मैं उनके मैसेज खोल कर देखता हूँ कि आप अपना नंबर तो बताओ कौन सा है जिसका जवाब नहीं दिया। और उसमें क्वेश्चन, और उसमें जो लिखा होता है मालूम है क्या लिखा होता है? हाय, नमस्ते, हेलो। अब इसका मैं आपको क्या जवाब दूं, आप ही बताइए। क्या इसका कोई जवाब हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के मुझे बता दीजिए, क्या इसका कोई जवाब हो सकता है हाय का? और आप ही बताइए, रोजगार के विषय में बताइए, रोजगार के बारे में बताइए, इसका क्या जवाब हो सकता है? आई डोंट नो इसका मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि रोजगार के विषय में आप क्या जानना चाहते हो दोस्त, ये थोड़ा डिटेल में आपको पूछना पड़ेगा। सॉरी टू से दैट, बट आपका क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं होगा तो आंसर कभी भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए बात को, अभी हम आपके साथ 1 घंटे से बैठे हुए हैं, 1 घंटे से हम बैठ करके बोल रहे हैं, तो आप कम से कम 2 मिनट के लिए लिख तो सकते ही है ना।
और लिख करके अपनी बात रख लीजिए, हम आप बात को वो जवाब देंगे। ये जो कनाडा केस में चल रहा है इस बारे में कुछ बताइए। मेरी वो वीडियो याद कीजिए जिसमें मैंने ये कहा था कि दलजीत दोसांझ को अगर आप मतलब देख रहे हो कि इसको सिर पे चढ़ाया जा रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगला नंबर पंजाबियों का है। आ गया कि नहीं आ गया? इधर दलजीत दोसांझ का ड्रामा चल रहा है दिल्लू मिनाती वाले नाम से, और उधर उन पंजाबियों को रगड़ा जा रहा है, देख रहे हो ना। फिर जो अपना देश छोड़ करके गए थे कुकर मुत्ते बेवकूफ़ गधे लोग, जो यहाँ से पढ़ाई के नाम पर, जो यहाँ से डंकी करके, और जो यहाँ से मतलब पैसा कमाने के लिए, उन दमड़ी के लिए अपनी चमड़ी बेच करके जो लोग गए थे, वो लोग वहाँ पर बकवास करते हैं देश के नाम पर और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। और फिर वो जो मंदिर वाली कमेटियाँ थी, उन्होंने वहाँ उन्होंने अपना पीछा ही छुड़ा लिया। उन्होंने उनको रिजेक्ट ही कर दिया कि हमें नहीं मालूम है कौन कबाड़ है ये। मतलब वो कबाड़ जो संस्था के लोग हैं, जो पहले इस देश की आज़ादी की लड़ाई में जो अंग्रेज़ों के मुखबिर हुआ करते थे, उनके सपोर्टर, गुंडे, बदमाश, वो वहाँ कनाडा में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। ये वहाँ के लोग हैं और ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको पता है ना वो किसके सपोर्टर है वहाँ? और अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो आप लिख दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए वो किसके सपोर्टर हैं। आपको मालूम है क्या किसके सपोर्टर हैं? अंबानी के पालतू कुत्ते की पार्टी के। अंबानी या अडानी, दोनों के। अडानी का पालतू कुत्ता मालूम है ना? नाम लिखिए जरा, बताइए। पहली बार नासिक जिला तिल, शंकर चौधरी जी लिख रहे हैं। अब नहीं समझ आया। हाँ अच्छा ओके, पहली बार, ठीक है बहुत अच्छा। अच्छा वो जो आपने लिखा होगा कि हम पहली बार आए हैं। गवर्नमेंट जॉब कब तक रहेगी, प्रिपरेशन करें या नहीं? गवर्नमेंट ही नहीं रहने वाली है दोस्त, गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ दीजिए। ट्रैफिक पुलिस की जगह सीसीटीवी कैमरास, एआई, लड़ने वाले सैनिकों की जगह रोबोट्स, सफाई वाले की जगह सफाई वाला, क्लर्क का काम ऑनलाइन किया जा रहा है अभी क्लर्कों की मदद से और इन बेवकूफ़ मास्टरों की मदद से। मैं बेवकूफ़ क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि जो समझदार मास्टर हैं वो इस काम में नहीं शामिल होते हैं, वो इनके जाल में नहीं फंसते हैं। हाँ मोती मोती मोती, ठीक है बर्थ, वो जाल में नहीं फंसते हैं। वो इन टीचर्स की मदद से आपका सारा डेटा ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर आपकी हर ट्रांजैक्शन आपके मोबाइल से होगी, फिर किसी क्लर्क की जरूरत रहेगी। टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाएंगे, एआई वाले चश्मे आ जाएंगे, फुल क्लासरूम वाली आपको फीलिंग आएगी। कार चलाने के लिए ड्राइवरलेस कारें आ चुकी हैं, ट्रक ड्राइवरलेस आ चुके हैं, आपको मालूम है ना, ट्रक भी ड्राइवरलेस आ चुके हैं, कारें भी आ चुकी हैं। आपका मोबाइल ऑपरेट जाते हो बिना किसी आदमी के है, किसी बड़े फूड आउटलेट पे जाते हो तो वहाँ ऑर्डर्स बिना किसी आदमी के आप जाके क्लिक करके करते हो। कितने सारे सरकारी काम हैं जो आप, अच्छा आपने 20 रुपया हमको भेजा है, धन्यवाद धन्यवाद। कुछ साथी सुपर थैंक्स भेजते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो कुछ साथी क्या मतलब हमको महीने में 100-200 रुपया इसका मिल जाता है, या तो आपका धन्यवाद है। कोई 40 रुपये भेजता है, कोई 20 रुपये, कोई 60 रुपये, तो थैंक यू। वो अभी पॉपअप किया इसलिए बोला मैंने, सामने आ जाते हैं। तो ड्राइवर नहीं चाहिए उनको, सफाई वाला नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए भी रोबोट आ गया है, सुरक्षा के लिए सैनिक नहीं चाहिए, रोड पे ट्रैफिक के लिए उनको सिपाही नहीं चाहिए, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं चाहिए, रेस्टोरों में उनको बैरा नहीं चाहिए, और नेता तो उनको चाहिए ही नहीं, गुलामी चाहिए खाली। डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा डिलीवरी करने के लिए उनको कोई डिलीवरी बॉय नहीं चाहिए क्योंकि ड्रोन से हो जाएगा। अच्छा खेती करने के लिए उनको किसान नहीं चाहिए क्योंकि सारा काम ऑटोमेटेड मशीनें कर सकती हैं।
फसल काटने से लेकर, लोडिंग से लेकर अनलोडिंग तक, पैकिंग से लेकर अनपैकिंग तक सारा काम जो है वो एआई कर सकती है, रोबोट्स कर सकते हैं। तो आपकी आवश्यकता आई डोंट थिंक कि उनको है। तो जब उनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि वो आपके लिए क्यों खामखाई की सिरदर्दी मोल लेंगे और क्यों वो आपके लिए ऐसा अरेंजमेंट करेंगे और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करके आप क्या कर लेंगे। भाई गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं करनी होती हैं, वो व्यापार का हिस्सा है। समाज का काम करने के लिए समाज की मदद करनी होती है, जिसके बदले में समाज आपकी व्यवस्थाओं का और आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। और ये जैसे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, ये सारे विषय समाज के विषय हैं, ये सरकार के विषय नहीं हैं, ये व्यक्तिगत विषय नहीं हैं। इसलिए हम 24 नवंबर को जब तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा होंगे सुबह 10 बजे से लेकर के, वहां इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी कि पेरेंटिंग में बहुत बड़ी गलती क्या हो रही है और किस तरह से हम लोग गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आप सब लोगों को इस बात का पता होना कि हम बहुत भारी गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां लगातार नहीं होनी चाहिए। और कुछ साथी हैं जो 9 बजे का सोच करके जुड़ रहे थे, शायद आप अभी इसलिए आए हैं कि 9 बजे सोच रहे थे, बट एनी हाउ अच्छा है। हम 14 तारीख का जो कार्यक्रम है, 14 तारीख का जो लाइव है वो निडर इंडिया वाले चैनल पर हम लोग करने वाले हैं। तो आप सब लोग इस बात को ध्यान रखिए, निडर इंडिया चैनल पर रात को 9 बजे हम इकट्ठा होंगे, जिसका लिंक आप सब तक पहुंच जाएगा। बलारा सर, मैंने वैक्सीन लगवाई थी, अब मैं सफ़ेद मूसली, काली मूसली ले रहा हूँ, क्या इससे डिटॉक्स हो जाएगा या नहीं, प्लीज़ बताएं सर। सफ़ेद मूसली, काली मूसली डिटॉक्स होगा? देखिए, जिन्होंने इससे डिटॉक्स किया है ये बात तो केवल वो लोग बता सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर सूजन का जो फॉर्मूला है डिटॉक्स वाला, वो काफ़ी हद तक सही है। और हरियाणा में तो अगर कोई साथी मंगवा रहा है तो वो शुभम से मंगवा सकता है। मैं उसका नंबर लिख देता हूँ, आप लोग लिख दीजिए, आपको मालूम होगा, मैं बोल देता हूँ, आप लिखिएगा प्लीज़ कमेंट में 85578, दोबारा से बोल देता हूँ 85578 और 57235, ये शुभम मान, आप इसमें लिख दीजिए, शुभम मान साथ में लिख देंगे तो आप इस नंबर पर आप मैसेज करके अपना डिटॉक्स किट मंगवा सकते हैं, जिस भी साथी ने ये लगवा ली हो और इसको अपने शरीर से निकालना चाहता हो। तो जेएसएम की आर्थिक मदद किस तरह से कर सकते हैं? आप अगर जेएसएम की आर्थिक मदद करना चाहते हैं साथियों, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक मैसेज भेजा हुआ है जिसमें इस देश को लूटने वाली व्यवस्था के अंतर्गत जो बैंकिंग वाली जो किताब है उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करके आप 8, 10, 20 किताबें बुक कीजिए। यानी कि जैसे आप 10 किताबें बुक करेंगे तो आपको 11,000 रुपया पे करना है, एक किताब बुक करेंगे तो आपको 1100 रुपया पे करना है। एक तरह से ये समझिए कि ये सारा पैसा आप दान में दे रहे हो और किताब हम आपको वैसे भेज देंगे। आप इसको दान ही मानकर चलिए, ये मत सोचिए कि ये किताब हम लोग आपको सेल कर रहे हैं। तो जेएसएम को आर्थिक मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि 24 तारीख के तालकटोरा स्टेडियम को लेकर के भी मैंने आपको बताया था, हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई पैसा है नहीं। और जो तालकटोरा स्टेडियम की बुकिंग है वो भी हमारे एक साथी ने अपनी सेविंग से और बल्कि लोन लिए हुए पैसे से किया है, और लोन भी इस तरह से लिया हुआ है कि उसका आवेदन नहीं लगाना है। कहीं आप ये सोच रहे हो कि आवेदन वाले पैसों से हम ये सब कर रहे हैं, वो उस बंदे का अपना पैसा है व्यक्तिगत, जो कि हमने ये कहा था कि वहाँ हम लोगों से भी अपील करेंगे, यदि हमसे इतना कलेक्शन हो गया और इतना कंट्रीब्यूशन हो गया तो हम उन साथियों का जिन्होंने पैसा लगा है उनको हम दे पाएँ, और यदि हम नहीं दे पाएंगे तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी होगी, फिर हम समाज का काम थोड़े दिनों के लिए ब्लॉक करके गांव-गांव जाना बंद करके फिर मैं अपनी काउंसलिंग वाले काम पर जुटूंगा और फिर उनका उधार वो चुकता करूंगा। ये प्लान मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप मदद ज़रूर कीजिए, वो मैंने मैसेज आपको भेजा है। भाई क्या हर साल 14,000 बच्चों का एडमिशन होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 14,000 बच्चों का एडमिशन हर साल नहीं होगा, ये एक बार हर गांव तक पहुंचेंगे, उसके बाद हमारी व्यवस्था कितने लोगों की बचेगी उसके बेसिस पर हम लोग कहेंगे
कि आगे कितनी एडमिशन्स होंगे, और तब तक हम साल 2 साल के अंदर इस तरह की व्यवस्था खड़ी कर देंगे कि आपके गांव में ही ऐसा गुरुकुल बनने का कार्यक्रम चालू होना शुरू हो जाए, ताकि ये मुहिम रुकने का नाम ना ले बल्कि और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगे। क्राइम कब खत्म होगा या कम होगा दिल्ली और दूसरी जगह पर? क्राइम जब खत्म होगा जब हमें एक दूसरे से आगे भागने की होड़ नहीं रहेगी, जब हमारे सारे काम समाज के ऊपर आधारित होंगे, जब समाज में बेइज्जती के डर से लोग गलत काम करना बंद करेंगे, जब सत्ता में बैठे लोग गुंडों की, बदमाशों की, गैंगस्टर्स की और लुटेरों की तारीफ करना बंद करेंगे, जेल से आए हुए लोगों को लोग वोट करना बंद कर देंगे, जब हम केवल अच्छे लोगों का सपोर्ट करेंगे और गंदे लोगों को जब हम गालियां देना शुरू करेंगे, उनको भगाना शुरू करेंगे, घर में एंट्री बैन कर देंगे, जिनके साथ रोटी और बेटी का रिश्ता खत्म कर देंगे जो गलत काम करते हैं, ये तब खत्म होगा जब आप ऐसे लोगों को दुत्कारना स्टार्ट करेंगे जो नकल से पास होकर के नौकरी पाते हैं, जो अपने काम के अंदर भ्रष्टाचार करते हैं, जो किसी की बहू बेटी को गलत नज़र से देखते हैं, जो किसी के पैसे पर गलत नज़र रखते हैं, जो चोरी करने की नीयत से चलते हैं, और जो समाज के अंदर कोई भी अनैतिक और असामाजिक कार्य करते हैं, ऐसे लोगों की जब हम सार्वजनिक आलोचना करना शुरू करेंगे, और कोई चोर कितने ही बड़े पद पर बैठा हो, कोई आदमखोर, कोई तड़ी पार कितने ही बड़े पद पर बैठा हो, जब हम उनकी आलोचना खुलकर करना शुरू करेंगे और समाज का हर तबका जब इसमें एक साथ आकर के एक सुर में सुर मिलाएगा, तब जाकर के सामाजिक बहिष्कार के डर से ये बदमाश जो है गलत काम करना बंद करेंगे। अदरवाइज क्राइम के बंद होने का कोई लॉजिक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपसी मतभेद अड़चन बनेगी, क्योंकि सबकी सोच अलग है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज मिले हुए हैं? देखिए, ये आपसी मतभेद इसीलिए पैदा किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बहस करते रहें और अननेसेसरी की बहस कॉन्टिन्यूसली जारी रहे, और इस बहस से असल में उनका जो पर्पज़ है और हमारा पर्पज़ है वो ये है कि जो इस मिशन में लगे हुए हैं वो एक दूसरे को जान पाएं कि कौन है लोग जो दूसरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे के पूरे धर्म युद्ध में, इस ज्ञान युद्ध में वो लोग बचेंगे जिनको जानकारी है, दूसरे वो लोग बचेंगे जो दूसरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें दूसरों को बचाने वाले लोगों को बचाने के लिए खुद जो दैविक शक्तियां या ऊर्जा का स्रोत जो है वो खुद आएगा और वो उनको बचाने का काम करेगा। मैं ये बिल्कुल पूरा श्योरिटी से कह रहा हूँ कि इसमें जो स्वार्थी लोग हैं, लालची लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, घटिया लोग हैं, असामाजिक हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सब रगड़े जाएंगे और कोई आपसी मतभेद आखिर में नहीं रह जाएगा। हर बार ये ऐसा होता है कि नया विश्व व्यवस्था लाने से पहले दंगे किए जाते हैं। जो 1947 के जो दंगे हैं, जो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा है, वो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के उद्देश्य से ही किया गया पूरा का पूरा षड्यंत्र है, जिसमें हिंदू मुसलमान नाम की भारत के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो लड़ाई करती हो, बल्कि अंग्रेज़ों का ही चलाया हुआ था। वही गेम अभी आरएसएस और बीजेपी मिलकर के पूरे देश को बांटने का, तोड़ने का और ख़राब करने का काम कर रही है, जो भाईचारे को, और आने वाले वक्त में यही ताकतें फिर उस भाईचारे की खराब हुई व्यवस्था की आड़ में अपने जो दंगे हैं वो करवाएंगी, और उन दंगों की आड़ में ही ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा अमली जामा, इस प्रोपेगेंडा को अमली जामा पहनाया जाएगा। स्कूल में 2004-05 में हमें जापानी बुखार के कीटे लगे थे, वो क्या था? भाई, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती है कि आप लोन से मर रहे हो, आपकी टेंशन सरकार को नहीं है, आप डिप्रेशन में मर रहे हो, परिवार टूट रहे हो, अपराध है, नशे से मर रहे हो, आप चाइल्ड बर्थ में मर रहे हो, दूसरी बीमारियों से मर रहे हो, तो उसमें सरकार को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे, जापानी बुखार से नहीं मरने देंगे, ऐसा कह करके वो आपको इंजेक्शंस लगाते हैं, तो कितनी चिंता होगी ये आप देख सकते हैं। सुकंत जी ने 100 रुपये भेजे हैं, धन्यवाद। ये फर्स्ट 100 रुपया है हमारे पास आया है, जो 40 रुपये से फालतू।
थैंक यू। क्वेश्चन है, क्या आयुर्वेद का कोई भविष्य है आने वाले समय में, क्योंकि मैंने उसमें प्रैक्टिस शुरू किया है पर कोई डिग्री नहीं है। आने वाले समय में डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। अपार आईडी के नाम पर आपके सारे कागजों को ये लोग अपार आईडी के नाम पर ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो डिग्रियां हैं वो तो इनके हाथ में हो जाएंगी, ये तो इनके काबू हो जाएंगी डिजिटल करने के नाम पर, और आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो भूल जाइए कि आपकी सहायता कहीं से होने वाली है और डिग्रियों वालों की सहायता कोई करेगा। रही बात आयुर्वेद की, आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसका टाइम कभी नहीं जाएगा। यदि आप ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हैं तो आप भूखे नहीं मरोगे, इसकी गारंटी है, यदि आपने सचमुच उसकी प्रैक्टिस की है। हाँ, पैसा कमाने के लिए यदि आपने इस काम को शुरू किया है तो शायद इसकी कोई मतलब मदद ना हो पाए आपकी, लेकिन यदि आपने समाज की भलाई के लिए किया है और आपका खुद का इंटरेस्ट है तो आने वाले वक्त में समाज आपको ज़रूर मदद करेगा। मैंने अभी तक के एक्सपीरियंस से ये देखा है। आप मुल्लों के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? ये कौन गधा है जो ऐसा बोल रहा है, जो किसी के अगेंस्ट बोलने की बात कहता है? ऐसी कोई भी सुअर की औलाद यदि अपने चैनल पर आती है तो उसका स्वागत नहीं है। जो किसी व्यक्ति के या वर्ग के खिलाफत करने की बात कहे, आपको दिक्कत है ना किसी से, अगर कोई गलत काम करता है, यदि आप ये दिखाने की कोशिश करते हो, फेसबुक के ऊपर आपके सामने वीडियो आती है कि फलाने ने ये गलत किया, फलाने ने ये गलत किया, उसकी पूरी जात और उसका धर्म कैसे खराब हो गया? कल को तुम बोलोगे कि राजपूतों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो, कल बोलोगे तुम जाटों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, कल बोलोगे चमारों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, वाल्मीकियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। ये इस तरह के वाहियात लोग जो हैं अपने चैनल पर ना आए तो बेटर है। आप इसको चैनल को ब्लॉक करिए और निकलिए यहां से, दफा होइए। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आता है तो ये, मैं सिर्फ ऐसे लोगों को, हम लोग वैसे भाव नहीं देते हैं, पर क्योंकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए, कोई सोच रहा हो इस तरह का कमेंट करने का, इसलिए कर रहा हूँ। सो डोंट वरी, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं नहीं होता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ऐसे गधों को बताना ज़रूरी होता है कि भाई अगर किसी ने समाज में गलत किया है तो कसूरवार वो अकेला है, और उस कसूरवार को समय पर सजा देने का काम तंत्र का है, जो व्यवस्था है। तो अगर व्यवस्था उसको समय पर सजा नहीं दे रही है तो सवाल व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए, ना कि उसकी जात से, ना कि उसके धर्म वाले लोगों से, ना कि उसके परिवार के लोगों से। और ये जो समाज को बिगाड़ने के लिए जो खेल चल रहा है, ये दोबारा से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं होगा। तो 24 नवंबर को आप में से कौन कौन आ रहा है और कितने लोग आ रहे हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हमारा थोड़ा हौसला बढ़े, तो हमें मालूम पड़े। बलारा जी, क्या आप ऐसा कोई ऑनलाइन मार्केट बनाएंगे लाइक दिस अपवर्क एटसेट्रा, जिसमें अपना स्किल शो करें? हम पूरी की पूरी व्यवस्था बनाने की योजना बना रहे हैं मित्र, और उस पूरी व्यवस्था के अंदर आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जो लोगों के पास कोई भी ऐसी स्किल है जिसकी मदद से हम लोगों तक जा पाएं। और इसीलिए 24 नवंबर के कार्यक्रम के बाद गांव-गांव तक जाने के लिए हम टीमें तैयार करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। चूंकि हमारा टारगेट ये था कि कम से कम 500 लोग तो जुड़ें, पर वो नहीं जुड़ पाए। 8 बजे से लेकर हम लगे हुए हैं, लगभग 75 मिनट मुझे बोलते हुए हो गए हैं, और पूरा दिन भी अगर हम कहीं पर बोलते हैं, सभाओं में बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं गले का क्या हाल होता होगा। तो वो तो थोड़ा सा गर्म पानी पी करके हम थोड़ा बचा के रखते हैं, बट आप थोड़ा सा इसको समझिए कि हमें लगता है कि ये जो वीडियो है या ये जो सवाल जवाब हैं, मुझे लगता है ये 14 तारीख वाली वीडियो में सही रहेगा। 14 को हम 9 बजे जुड़ेंगे, 9 से लेकर 10 बजे तक हम अपनी पूरी बात रख लेंगे। आपको कम से कम 2 से 2,500 लोग जोड़ने हैं, मतलब एक एक व्यक्ति। जैसे मैं देख रहा हूँ 222 लोग अभी अपने निडर इंडिया चैनल पर जुड़े हैं और 228 लोग यहाँ जुड़े हैं।
तो पूरे 500 लोग तो हो गए। कितना हो गया, 400, 450 लोग हो गया। 450 लोग तो अभी 2 चैनल्स पर जुड़े हैं, बाकी हम इसको फेसबुक पर भी डाल देंगे आज या कल में, तो हमारे साथ में लोग जुड़ जाएंगे। वो जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उन साथियों को मैं चाहूँगा कि 14 नवंबर को निडर इंडिया चैनल पर रात को 9 बजे जोड़ लें, और जो पूरी बात हमने कहनी है, जो उन लोगों को संदेश देना है, उस संदेश के बाद फिर ये बाकी के सवाल जवाब हो जाएंगे। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट में डाल करके आप अपनी बात रख दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचा पाएं। और ये सवाल जवाब का सिलसिला मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये लगातार चालू करना पड़ेगा, ताकि आपसे संवाद बना रहे और हम अपने विचार आपको बता सकें और आपके विचार भी जान सकें। और जो जो साथी जुड़े हैं, ये किसी न किसी बहाने से ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम ये चलता रहे। आपका क्या विचार है इसके बारे में, एक बार अपनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बजाय इसके कि आप, ये लाइव चैट में कई बार नहीं होता है, तो आप इसको बताइए। और जितने सवाल आपने लिखे हुए हैं हम इनको देख करके फिर नोट कर लेंगे, और नोट करके एक एक सवाल का जवाब इसी तरह से विस्तृत रूप से देते रहेंगे, और जो नए सवाल आएंगे उन लोगों को भी जोड़ेंगे। और ये मुझे लगता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारा बन रहा है, जिसमें लगातार संवाद हो रहा है, और जो भी समस्याएं हमको आएंगी वो ज़रूर दूर होंगी। तो कमेंट, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वो मैसेज दिया है जिसको आप जिसमें आप किताब बुक करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। और चूंकि निडर इंडिया वाला चैनल है, इसमें तो आप सुपर थैंक भेज करके भी आप हमको सहायता राशि भेज सकते हैं, ताकि जो यूट्यूब का हमारे पास कोई अगर पेमेंट आएगा तो उसमें वो और आपकी राशि जोड़ करके हमारे खाते में आ जाएगी। तो इन सब चर्चाओं में मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथी हैं जिनके सवाल रह गए हैं, तो मुझे लगता है अगली चर्चा में हम इसको जोड़ लेंगे। 9:30 होने वाले हैं और काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो उनसे बात कर ली जाए। आपकी इजाज़त हो तो आप सब लोग जुड़े, इसके लिए जुड़े रहे, लगातार जुड़े रहे। इसके लिए आपका जितना मैं धन्यवाद करूं उतना कम है। आप सब लोगों को कोई भी चीज़ है, कोई भी बात आप कहना चाहते हैं तो कृपया करके आप मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, और व्हाट्सअप 9518170000 पर है। और यदि आप हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो जो जागरूक समाज मंच संस्था का है अकाउंट, उसमें आप मदद कर सकते हैं। और जनता सरकार मोर्चा की कोई ट्रेनिंग 24 नवंबर तक नहीं है, और जिस ट्रेनिंग के विषय में हम क्योंकि ट्रेनिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जनता सरकार मोर्चा में, वो मेरा चालू किया हुआ है, और सभी साथियों ने ये तय किया था कि जो जिसका कॉन्सेप्ट होगा वही उसको लीड करेगा। तो जहाँ अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग कर रहा है मेरे अलावा और जिसमें हमारी कंसेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो जनता सरकार मोर्चा को तोड़ने के लिए कर रहा है। तो ऐसे किसी साथी से हमारी कोई कंसेंट नहीं है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जागरूक समाज मंच संस्था के अलावा हम किसी और अकाउंट में अभी कोई पैसा हम नहीं ले रहे हैं। जो पहले वाले अकाउंट थे वो सारे के सारे अभी रुके हुए हैं। 19 नवंबर के बाद जिन लोगों ने उनमें पैसा जमा कराया है, उन अकाउंट्स का वो अभी हिसाब होना बाकी है। और मेरे नाम से कोई भी पैसा मांगे या कोई ट्रेनिंग अगर हो रही है तो वो मोर्चे को तोड़ने की साजिश हो रही है, उससे आपको बचना है। और जितने लोगों को जोड़ते हैं आप 14 नवंबर की ट्रेनिंग में, इसमें मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में यूट्यूब पे निडर इंडिया वाले चैनल पर, उतना अधिक संदेश लोगों तक जाएगा। तो आप सब लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।